हर देश की सीमाएं उसकी पहचान होती हैं। जब उन सीमाओं का सम्मान नहीं होता तो सिर्फ जमीन ही नहीं छिनती, पहचान, संस्कृति और अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाता है। भारत के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, पर चुपचाप। एक ऐसा खतरा जो दिखता नहीं, पर अंदर ही अंदर देश को खोखला कर रहा है। आज हम बात कर रहे हैं भारत में बांग्लादेशी अवैध घुसपैठ की। ये कहानी सिर्फ प्रवासियों की नहीं है, ये कहानी है असम की पहचान की, बंगाल की संस्कृति की और भारत की सुरक्षा की। बांग्लादेशी अवैध प्रवास। पृष्ठभूमि और शुरुआत। भारत और बांग्लादेश की सीमा लगभग 4096 किलोमीटर लंबी है। यह दुनिया की सबसे लंबी खुली सीमाओं में से एक है। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जैसे राज्य इससे प्रभावित हैं। एक, जब भारत और पाकिस्तान अलग हुए, तब पूर्वी पाकिस्तान, आज का बांग्लादेश, धार्मिक आधार पर मुस्लिम बहुल था। लेकिन वहां के हिंदुओं को भेदभाव, हिंसा और अत्याचार का सामना करना पड़ा, जिससे लाखों लोग भारत आए। दो, बांग्लादेश की आजादी 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान बांग्लादेश का जन्म हुआ। इस समय भारत में 1 करोड़ से ज्यादा शरणार्थी आए थे। इनमें से बड़ी संख्या वापस नहीं गई। धीरे धीरे यह एक स्थायी समस्या बन गई। 3, इसके बाद की स्थिति 1971 के बाद भी घुसपैठ लगातार होती रही। गरीबी, बेरोजगारी, धार्मिक उत्पीड़न और बेहतर जीवन की तलाश में लाखों बांग्लादेशी भारत में बस गए। सरकारी एवं स्वतंत्र संस्थाओं के आंकड़े, गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अनुसार 2004 में तत्कालीन गृह राज्य मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने संसद में बताया कि भारत में लगभग 1 करोड़ 12 लाख अवैध बांग्लादेशी प्रवासी रह रहे हैं। 2016 में एक रिपोर्ट के अनुसार यह संख्या 2 करोड़ से भी ज्यादा मानी गई। बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स रिपोर्ट, हर साल औसतन 30,000 से ज्यादा लोग बांग्लादेश से भारत में अवैध रूप से प्रवेश करते हैं। एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, असम, 2019 में जारी हुई एनआरसी रिपोर्ट में 19 लाख से अधिक लोगों के नाम नागरिकता रजिस्टर से बाहर थे। इनमें से बड़ी संख्या घुसपैठियों की थी। वेस्ट बंगाल ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट, कोलकाता, 24 परगना, मालदा, मुर्शिदाबाद जैसे जिलों में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी बस चुके हैं। घुसपैठ के प्रमुख राज्य और प्रभाव असम, धुबरी, करीमगंज, बारपेटा जैसे जिलों में मूल असमिया आबादी अल्पसंख्यक हो चुकी है। बांग्लादेशी प्रवासियों के कारण राजनीतिक समीकरण पूरी तरह बदल चुके हैं। एनआरसी और सीएए का सबसे अधिक विरोध और समर्थन यहीं से हुआ। पश्चिम बंगाल, खासकर सीमा से लगे जिलों में घुसपैठियों की बसावट तेजी से बढ़ी है। 2021 के विधानसभा चुनावों में बाहरी वोट बैंक एक बड़ा मुद्दा था। त्रिपुरा और मिजोरम, यहां जनजातीय समुदायों की संख्या में गिरावट आई है। त्रिपुरा में आदिवासी आबादी 80% से गिरकर 30% रह गई है। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, अवैध बस्तियां और अपराध में वृद्धि देखी गई है। बांग्लादेशी नागरिक भारतीय पहचान पत्र बनवाकर चुनावों में भाग भी ले रहे हैं। सांस्कृतिक और सामाजिक असर, संस्कृति पर प्रभाव, स्थानीय भाषा, परंपरा, पहनावा और त्योहारों पर बाहरी संस्कृति हावी हो रही है। कई जगहों पर असली स्थानीय संस्कृति लुप्त हो रही है। रोजगार और संसाधनों पर दबाव, सस्ते मजदूर के रूप में घुसपैठिए काम करने लगते हैं, जिससे स्थानीय युवाओं को नौकरी नहीं मिलती। सरकारी स्कूलों, अस्पतालों, राशन जैसी योजनाओं पर बोझ बढ़ता है। राजनीतिक अस्थिरता, कुछ राजनीतिक दल इन्हें वोट बैंक के रूप में देखते हैं। इसके चलते वैध नागरिकों के हक छीनते हैं और घुसपैठियों को बढ़ावा मिलता है। सुरक्षा और आंतरिक खतरे, आईएसआई लिंक, कई रिपोर्टों में बांग्लादेशी घुसपैठियों के पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से लिंक के प्रमाण मिले हैं। आतंकवाद, हरकत उल जिहाद अल इस्लामी, HIUZI जैसे संगठन घुसपैठियों का इस्तेमाल भारत में हमला करने के लिए करते हैं। जाली पहचान पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी जैसे दस्तावेज आसानी से बनवा लिए जाते हैं। इससे सुरक्षा एजेंसियों की पकड़ कमजोर पड़ती है। असम आंदोलन, जब जनता ने खुद खड़े होकर आवाज उठाई 1979 से 1985 तक असम में चले आंदोलन में छात्र संगठनों ने अवैध प्रवासियों को बाहर निकालने की मांग की थी। आंदोलन का नतीजा बना असम समझौता 1985, जिसमें 24 मार्च 1971 को कट ऑफ डेट मानते हुए घुसपैठियों को भारत से बाहर करने का वादा किया गया।
अंतर्राष्ट्रीय कानून और भारत की नीति। भारत ने 1951 के रेफ्यूजी कन्वेंशन और उसके 1967 के प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। इसका मतलब भारत किसी शरणार्थी को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है। फिर भी भारत ने मानवता के नाते लाखों शरणार्थियों को शरण दी है। आज का भारत दोहरी चुनौती से जूझ रहा है, बाहर से घुस रहे लोगों का दबाव और अंदर से बढ़ती हुई पहचान। यह घुसपैठ सिर्फ संख्या की समस्या नहीं है, यह संप्रभुता, संस्कृति और सुरक्षा का सवाल है। पूर्वोत्तर और बंगाल में पहचान का संकट और हिंदुओं की चुनौतियां। कभी कल्पना कीजिए, आपकी जन्मभूमि पर अचानक बाहरी लोग आकर बस जाएं। धीरे धीरे उनकी संख्या इतनी बढ़ जाए कि वे ही बहुसंख्यक बन जाएं। आपकी भाषा, आपकी संस्कृति, आपका त्योहार, आपका वोट, सब पर उनका कब्जा होने लगे। आज असम, बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्सों में यही हो रहा है और सबसे ज्यादा चोट खा रहा है वहां का हिंदू समाज, जो अपनी ही जमीन पर अल्पसंख्यक बनता जा रहा है। असम, एक राज्य दो पहचान, जनसंख्या परिवर्तन के आंकड़े। 1951 में असम की मुस्लिम आबादी थी 24.68%। 2011 में यह बढ़कर हो गई 34.22%, यानी 60 सालों में 10% की बढ़ोतरी। जबकि बाकी भारत में यह वृद्धि मात्र 4% रही। धुबरी, बरपेटा, गोलपारा, नागांव जैसे जिलों में मुसलमान बहुसंख्यक हो चुके हैं। कई गांवों और कस्बों में हिंदू परिवारों को पलायन करना पड़ा है। असम की मूल संस्कृति खतरे में। असम की भाषा, लोक नृत्य, पारंपरिक त्योहार धीरे धीरे दब रहे हैं। सरकारी नौकरियों और योजनाओं में घुसपैठिए लाभ ले रहे हैं। हिंदुओं की स्थिति। एनआरसी में कई हिंदू बंगालियों और असमियों के नाम बाहर निकाले गए, लेकिन घुसपैठिए मुसलमानों को राजनीतिक समर्थन मिला। धार्मिक आधार पर भेदभाव का आरोप एनआरसी पर भी लगा। पश्चिम बंगाल, सांस्कृतिक संघर्ष और वोट बैंक की राजनीति सीमावर्ती जिले। मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर 24 परगना और नदिया जैसे जिलों में मुस्लिम जनसंख्या 60 से 70% तक पहुंच गई है। इन जिलों में बांग्लादेश से लगातार घुसपैठ जारी है। स्थानीय हिंदुओं की समस्याएं। हिंदू युवाओं को नौकरी, शिक्षा और सुरक्षा में प्राथमिकता नहीं मिलती। कई हिंदू गांवों में जबरन धर्मांतरण, जमीन हड़पना और धमकी जैसी घटनाएं सामने आई हैं। दुर्गा पूजा जैसे त्योहारों को प्रशासनिक अनुमति के नाम पर रोका जाता है, जबकि ईद जैसे आयोजन खुलकर होते हैं। हिंसा की घटनाएं। बशीरहाट दंगे 2017। फेसबुक पोस्ट के विवाद से दंगा भड़का, कई हिंदू घर जलाए गए। 2021 चुनाव के बाद की हिंसा। चुनाव नतीजों के बाद हिंदू कार्यकर्ताओं और परिवारों पर हमले हुए, कई ने पलायन किया। त्रिपुरा, मिजोरम और अन्य पूर्वोत्तर राज्य। त्रिपुरा में आदिवासी हिंदुओं का संकट। 1951 में त्रिपुरा में आदिवासी हिंदू 80% थे, आज 30% से भी कम बचे हैं। शरणार्थी बांग्लादेशियों के कारण जनसंख्या संतुलन बिगड़ गया है। मिजोरम और मेघालय में भी परिवर्तन। वहां भी खासकर बांग्लादेश से आए मुस्लिम, रोहिंग्या और अन्य घुसपैठियों की संख्या में वृद्धि हो रही है। इससे स्थानीय संस्कृति और जातीय संतुलन प्रभावित हो रहा है। हिंदुओं की 5 प्रमुख समस्याएं। 1, सांस्कृतिक पलायन। स्थानीय त्योहारों, मंदिरों और संस्कारों को धीरे धीरे किनारे लगाया जा रहा है। 2, जमीन पर कब्जा। कई जगह हिंदू किसानों की जमीनों पर अवैध कब्जे की घटनाएं बढ़ी हैं। 3, जनसंख्या असंतुलन। जनसंख्या अनुपात में बदलाव से राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी बदल गया है। कई हिंदू बहुल सीटें अब मुस्लिम बहुल बन गई हैं। 4, सुरक्षा का अभाव। प्रशासन और पुलिस अक्सर राजनीतिक दबाव में कार्रवाई नहीं करती, जिससे हिंदू परिवार असहाय महसूस करते हैं। 5, धार्मिक कट्टरता और तनाव। कई जगहों पर मंदिरों पर हमले, धर्मांतरण और हिंदू त्योहारों पर पाबंदी जैसी घटनाएं हुई हैं। कौन है जिम्मेदार? राजनीतिक पार्टियां। कई दल इन घुसपैठियों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। पहचान पत्र, राशन कार्ड, आवास योजनाएं तक इन लोगों को मिल जाती हैं। प्रशासन और पुलिस। जहां स्थानीय पुलिस राजनीतिक दबाव में काम करती है, वहां घुसपैठियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। बांग्लादेश सरकार की भूमिका। घुसपैठ को रोकने के लिए बांग्लादेश ने कभी गंभीरता नहीं दिखाई। सामाजिक ताने बाने पर असर। बांग्लादेशी मुसलमानों की बसावट ने कई इलाकों में सांप्रदायिक तनाव बढ़ा दिए हैं। शादी, रोजगार और शिक्षा में अलगाव की स्थिति बन रही है।
कुछ गांवों में हिंदू लड़कियों के अपहरण और धर्मांतरण की घटनाएं भी दर्ज की गई हैं। जनता का पलायन और मौन पीड़ा, लाखों हिंदू परिवार आज पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा के सीमावर्ती क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन कर चुके हैं। यह सॉफ्ट एथनिक क्लींसिंग जैसा मामला बनता जा रहा है, जहां कोई गोली नहीं चलती, पर लोग अपनी पहचान और जमीन गंवा रहे हैं। पूर्वोत्तर और बंगाल में जो हो रहा है, वो सिर्फ एक जनसंख्या का बदलाव नहीं है, यह एक सांस्कृतिक नरसंहार है। यह मुद्दा न सिर्फ हिंदुओं का है, बल्कि भारत की एकता, संस्कृति और संप्रभुता का भी है। अब सवाल यह है कि क्या हमारी सरकारें इस संकट को रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठा रही हैं? क्या राष्ट्रीय रजिस्टर, सीएए और सीमा सुरक्षा जैसे उपाय कारगर हैं? समाधान और सरकार की रणनीति, एनआरसी, सीए और सीमा पर सुरक्षा, क्या बांग्लादेशी घुसपैठ रुक पाएगी? जब संकट गहराता है तो समाधान की तलाश और भी जरूरी हो जाती है। आज भारत के सामने सिर्फ एक सीमा पार से आई भीड़ नहीं, बल्कि एक पहचान का संकट, संस्कृति की जंग और राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल खड़ा है। तो क्या सरकार जाग रही है? क्या कदम उठाए गए हैं? और क्या भारत बांग्लादेशी घुसपैठ को रोक पाएगा? सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इनको रोकने के लिए सरकार ने काफी कार्रवाई की है। सरकार की अब तक की कार्रवाइयां: बॉर्डर फेंसिंग, भारत बांग्लादेश सीमा लगभग 4096 किलोमीटर लंबी है। इसमें से करीब 3200 किलोमीटर तक बाड़बंदी फेंसिंग पूरी हो चुकी है। शेष 900 किलोमीटर में प्राकृतिक बाधाएं, नदी, पहाड़ हैं, जिनमें तकनीकी फेंसिंग लगाई जा रही है। बीएसएफ की तैनाती और आधुनिक तकनीक, बीएसएफ को अत्याधुनिक नाइट विजन कैमरा, सेंसर्स, ड्रोन्स और रडार दिए गए हैं। सीमा पर स्मार्ट फेंसिंग सिस्टम लागू किया गया है, सीबीआईबीएमएस, कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम। बीएसएफ ने 2023 में ही 4500 से अधिक घुसपैठियों को गिरफ्तार किया। एनआरसी, नागरिकों की पहचान की कोशिश। एनआरसी क्या है? एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, नागरिकता की एक सूची है जिसमें सिर्फ वैध भारतीय नागरिकों के नाम दर्ज होते हैं। असम में एनआरसी की प्रक्रिया 1551 के बाद पहली बार 13 से 19 के बीच फिर से शुरू हुई। एनआरसी असम में लागू कैसे हुआ? सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर शुरू हुआ था। कुल 3 करोड़ 29 लाख आवेदकों में से 1,09,000 लोगों के नाम अंतिम लिस्ट से बाहर रहे। समस्या यह रही कि इनमें कई वैध हिंदू नागरिक भी थे। चुनौतियां: कई वैध नागरिकों के दस्तावेज नहीं थे, फर्जी दस्तावेजों की भरमार, एनआरसी में असली घुसपैठिए बच गए और गरीब हिंदू असमियों के नाम कट गए। शरणार्थी बनाम घुसपैठिया, सीओ, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। यह कानून पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देता है। मुसलमानों को शामिल नहीं किया गया क्योंकि वे घुसपैठिए माने जाते हैं, शरणार्थी नहीं। सीएए का उद्देश्य धार्मिक आधार पर प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को भारत में सुरक्षा और नागरिकता देना, खासकर वे हिंदू जो बांग्लादेश से भागकर आए और दशकों से भारत में रह रहे हैं। विपक्ष का विरोध: विपक्षी पार्टियों ने इसे धार्मिक भेदभाव का कानून बताया। इसके विरोध में देश भर में दंगे और प्रदर्शन हुए। शाहीन बाग दिल्ली दंगे 2020 आदि। असम में विरोध क्यों हुआ? असम में लोग सीएए का विरोध इसलिए कर रहे थे क्योंकि इससे घुसपैठियों को वैधता मिलती। वहां की मांग थी कि कोई भी 1971 के बाद आया व्यक्ति, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, उसे बाहर निकाला जाए। सरकार की अन्य योजनाएं और कदम: डिटेंशन सेंटर्स का निर्माण। घुसपैठियों के लिए असम, त्रिपुरा, बंगाल में डिटेंशन सेंटर बनाए गए हैं, लेकिन बहुत कम संख्या में ही इन्हें रखा जा रहा है। डिजिटल पहचान और आधार लिंकिंग। सरकार सभी नागरिकों के डेटा को आधार, वोटर आईडी, रेशन कार्ड से लिंक कर रही है ताकि नकली पहचान न बने। पुलिस व प्रशासन में कार्रवाई। केंद्र सरकार ने राज्यों को निर्देश दिया कि घुसपैठियों को चिन्हित कर डिपोर्ट किया जाए, लेकिन कुछ राज्य सरकारें इस पर राजनीतिक कारणों से कदम नहीं उठाती। घुसपैठ रोकने के लिए भविष्य की रणनीतियां: पूरे भारत में एनआरसी लागू करना, पूरे देश में एनआरसी लागू हो और सभी नागरिकों को कागजात के आधार पर मान्यता दी जाए। डिजिटाइज्ड एनआरसी से फर्जीवाड़ा रोका जा सकता है। सीमाओं की पूर्ण निगरानी। स्मार्ट फेंसिंग के साथ साथ बांग्लादेश सीमा पर सेना की निगरानी भी बढ़े। इलीगल सेटलमेंट्स की पहचान कर उन्हें हटाया जाए। बांग्लादेश सरकार पर दबाव।
भारत को बांग्लादेश पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाना चाहिए कि वह अपने नागरिकों को वापस ले। कूटनीतिक स्तर पर डिपोर्टेशन एग्रीमेंट करना जरूरी है। वोटर लिस्ट की शुद्धि। स्थानीय प्रशासन को आदेश दिया जाए कि फर्जी मतदाताओं को हटाया जाए। वोटर आईडी के साथ एनआरसी डेटा को जोड़ा जाए। जनजागरण और सामाजिक भागीदारी। मीडिया की भूमिका। जनता को जागरूक किया जाए कि घुसपैठ केवल राजनीतिक नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। यूट्यूब चैनलों, डॉक्यूमेंट्रीज और ग्राउंड रिपोर्ट्स के माध्यम से सच्चाई जनता तक पहुंचे। एनजीओ और आरटीआई कार्यकर्ताओं की भूमिका। एनजीओ स्थानीय डेटा इकट्ठा कर सरकार को सौंप सकते हैं। आरटीआई के जरिए प्रशासन से जवाब मांगा जा सकता है कि घुसपैठ पर क्या कार्रवाई हुई। क्या भारत अपनी पहचान बचा पाएगा? एक देश अपनी सीमाओं से नहीं, अपने नागरिकों से बनता है। जब घुसपैठिए मतदाता बन जाते हैं और असली नागरिक अपनी जमीन, पहचान और संस्कृति खो देते हैं, तो वो देश धीरे धीरे मिटता है। भारत को अभी निर्णय लेना है, क्या हम एक उदार राष्ट्र बनकर घुसपैठियों को अपनाएंगे या एक जागरूक राष्ट्र बनकर अपने बच्चों को सुरक्षित भविष्य देंगे? अगर आप चाहते हैं कि भारत अपनी पहचान बचाए तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, नीचे दिए गए सरकारी रिपोर्ट्स को डाउनलोड कीजिए और जागरूकता फैलाइए। बेटर लाइफ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एक जागरूक नागरिक ही एक बेहतर जीवन जी सकता है।